चाइना आज दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि चाइना जो आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, करीब 40 साल पहले यहाँ के 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी का शिकार थी। आज जिस मुल्क के स्काईलैंड्स को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, उसी मुल्क की हालत 70s में इतनी खराब थी कि यहाँ के लाखों लोग भूख की वजह से मर रहे थे। सवाल ये उठता है कि इन 40 सालों में चाइना ने कौन सी ऐसी चीजों पर काम किया जिसकी वजह से ये इन हालात से निकलकर एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में सामने आया। The architect who laid the foundations for its economic miracle, Deng Xiaoping, he became the country's leader in They're firing new missiles with advanced warheads. 4 decades since, China has changed in dramatic ways. Millions of rural workers have streamed into the country's megacities. अक्टूबर 1949 में चाइना अपनी आज़ादी का ऐलान करता है। माओ जेडोंग इसके पहले डिक्टेटर बनते हैं और पहली डिक्टेटरशिप में ही चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर माओ जेडोंग के लिए हुए गलत फैसलों की वजह से ही देखने को मिली। क्योंकि डिक्टेटर्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होता जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में देखने को मिलता है, इसलिए ये बगैर सोचे समझे अपनी मनमानी करते हैं और भुगतना पड़ता है इस मुल्क में रहते लोगों को। माओ जेडोंग के केस में भी यही सब कुछ देखने को मिला, जिसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है स्पैरोज एक्सटर्मिनेशन। आज़ादी के बाद से चाइना का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था एग्रीकल्चर। माओ ने फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स दिए कि सब चिड़ियों को मार दिया जाए। इनका ख्याल था कि जब चिड़िया खेतों से दाना खाती हैं तो इससे एनुअल वीट के आउटपुट में बहुत असर पड़ता है, इसलिए 1958 में माओ ने लॉ पास करवाया कि सब चिड़ियों को मारकर खत्म कर दिया जाए। जब ये कैंपेन चलाई गई, चिड़ियों को मारा जाने लगा, तो कुछ साल बाद सारी फसलों को कीड़े लगने लगे और इकोसिस्टम का बैलेंस खराब होने लगा। जो स्पैरोज इन कीड़ों को खाती थी वो खत्म हो गई और सारी फसलें इन कीड़ों की वजह से तबाह होकर रह गई, जिसके बाद लोग भूखे मरने लगे और तारीख का सबसे भयानक फेमिन देखने को मिला चाइना में। दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फेमिन में करीब 45 मिलियन लोग मारे गए, जिन्हें अगर कंपेयर किया जाए तो कनाडा पूरे मुल्क की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग थे ये जो चाइना के इस फेमिन में मारे गए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हालात इस कदर बदतर हो गए कि चाइना के लोग माओ के अगेंस्ट खुलेआम बोलने लगे, लेकिन माओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 27 साल ये चाइना के डिक्टेटर रहे। 1976 में इनकी मौत हुई और इनके बाद चाइना को लीड किया डेंग जाओपिंग ने। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के दौर में असल ट्रांसफॉर्मेशन होती है चाइना की। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे डेंग के लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स थे। सबसे पहले आता है चीप लेबर। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को ग्रो करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके इस्तेमाल से ये अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। चाइना के केस में ये रिसोर्सेज थे इनकी चीप लेबर। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल एक यूएस बेस्ड कंपनी है और वहाँ के लेबर को यूज करते ये अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। 1980 में जब यूएस में लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी तो एप्पल जैसी कई कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम चाइना से आउटसोर्स करना शुरू किया, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत कम थी एज कम्पेयर टू यूएस। उस वक्त चाइना की 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी का शिकार थी, तो इन कंपनी से मिलने वाले कुछ पैसे भी इनके लिए बहुत ज्यादा थे और इससे अमेरिकन कंपनीज को एक ऐसा मुल्क मिला जहां चीप लेबर थी और बदले में चाइनीज के लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम बना। और यही वजह है कि एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी कई कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग हब्स चाइना में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 28.7% कंट्रीब्यूशन के साथ चाइना आज टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगला बड़ा स्टेप था एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना। इसी के चलते साल 1986 में एक कंपल्सरी एजुकेशन लॉ पास किया जाता है, जिसके मुताबिक 9 साल की उम्र तक के हर चाइनीज को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और सिर्फ ये लॉ ही पास नहीं किया गया, बल्कि गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली और पैसे खर्च करना शुरू किए अपने लोगों पर। 1980 में ये अपनी जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 1.9% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज करीब 4% तक जा पहुंचा है। इसे अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो जितना चाइना 1980 में कंट्रीब्यूट कर रहा था, पाकिस्तान साल 2022 में इससे भी कम, सिर्फ 1.7% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी काफी फोकस रखा, जो कि आगे चल के स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल लाइफ में इनके काम आने वाली है। और एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी एक ऐसी चीज है जिसे यूएस, यूके, फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे हर डेवलप्ड कंट्री ने प्रायोरिटाइज किया, और ये भी उन मेजर फैक्टर्स में से एक है जिनकी वजह से आज ये सब मुल्क इतने आगे निकल चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं आखिरी स्टेप की, और वो है गवर्नमेंट बैक्ड चाइनीज बिजनेसेस।
चाइना पूरी दुनिया में अपने डेट ट्रैप की वजह से मशहूर है। जो लोग इस डेट ट्रैप के बारे में नहीं जानते उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे देखकर चाइनीज डेट ट्रैप को आप आसानी से समझ सकते हैं। चाइना ने जब लोन देकर श्रीलंका में हेम्बनटोटा पोर्ट बनाना शुरू किया तो इसके लिए चाइना ने एक कंडीशन रखी कि इसकी कंस्ट्रक्शन का सारा काम एक चाइनीज कंपनी को ही दिया जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान में सी पैक भी एक चाइनीज कंपनी ही बिल्ड कर रही है। चाइना एक कंट्री को लोन देता है और बदले में उस लोन के पैसे से वो कंट्री एक चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और साथ ही चाइना को इंटरेस्ट भी पे करती है। बेसिकली चाइना ये चाहता है कि इसकी इंडस्ट्री ग्रो करे, इसीलिए 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल की टॉप 500 कंपनीज में से 135 कंपनीज आज चाइना ओन करता है। देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बाद आजाद हुआ, लेकिन फिर भी आज इन दोनों मुल्कों से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ बाकी सब कंट्रीज को चाहिए कि वो भी चाइना के लिए हुए इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज भी ग्रो कर सके। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।